अच्छा ये यही करना था ना मैं डिस्कस। ये बच्चों एक्सरसाइज 0 जे पार्ट 1 जे पार्ट। ट्वेंटी सेकेंड। बच्चों वैक्स लगाने से क्या होगा? जो मतलब बेसिकली ग्लास और वाटर की एडेसिव फोर्स है वो कम हो जाएगी, राइट? तो उससे क्या आ जाएगा आंसर? अगर एडेसिव फोर्स कम हो जाएगी तो थोड़ा सा कम हो जाएगा लेवल। क्लियर? नाइनटीन्थ सरफेस टेंशन दी हुई है लिक्विड यूनिट्स ध्यान रखा था नहीं, बट ये तो एमएम में पूछा ना। बताओ बच्चों आ रहा है आंसर के नहीं? चेक करना। हाँ टू इंटू 20 इंटू हाफ। हाँ और नीचे मिलेगा रो के लिए 0.8, जी के लिए 0.1 और एक मिनट, जी के लिए मीटर को सेंटीमीटर में कर रहे हो? 1000 आएगा ना। 23 capillaries made from various materials but having the same bore मतलब सेम रेडियस। बोर का मतलब होता है रेडियस। डन? हाँ 0 पे आ रहा हूँ। It is difficult to fill a capillary tube with mercury than with water. Since तो हमें पता है कि मर्करी में क्या होता है कि लेवल जो है वो डिप्रेस हो जाता है और उसका रीजन क्या है? एडेसिव फोर्स से ज्यादा, सॉरी कोएसिव फोर्स से ज्यादा। उसके हिसाब से अगर हम ऑप्शंस देखें, इन्होंने ऐसे कहने की जगह एंगल ऑफ कांटेक्ट की टर्म्स में बोल दी वही बात कि मर्करी का एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, उसका कम है। नहीं नहीं उसमें तो क्या ही होगा, ये तो कैपिलरी में है स्पेसिफिकली, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। बच्चों जो लोग साइकिल से आते हो ध्यान से लॉक किया करो, मेरा चोरी हो गया कल साइकिल यहाँ से पीछे से, तो प्लीज इंश्योर कि लॉक करा करो पक्का। आगे फर्स्ट में बबल इनसाइड लिक्विड है। बच्चों फोर्थ थोड़ा सा मतलब याद रखने वाली बात है। किस तरह से एक्चुअली क्या होता है, जब आप सोप सॉल्यूशन डाल रहे हो तो हमें पता है कि उसके इसमें सरफेस टेंशन जो है वो कम हो जाती है ना, और थीटा एंगल जो है वो भी कम हो जाता है। तो अब जो हाइट होती है उसमें जो फॉर्मूला होता है वो तो एस कॉस थीटा होता है ना कैपिलरी में, जहाँ पे एस तो आपका कम हो रहा है और कॉस थीटा जो है आपका वो ज्यादा हो रहा है ना। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो वो डिपेंड करेगा इन वेरियस केसेस की कहाँ पे क्या बनने वाला है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इन केस ऑफ सोप जो है
जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, तो मतलब क्या है कि कौन सी क्वांटिटी डोमिनेट कर रही है? एस वाली। ठीक है, तो मतलब देखो, ये तो आपको पता ही था कि आंसर बी या सी में से तो हो ही नहीं सकता। क्यों? मेनिस्कस चेंज तो होगा नहीं, ठीक है ना। एंगल ऑफ कांटेक्ट तो कम हो रहा है ना अपना, बी और सी ऑप्शंस में तो हम कन्वेक्स कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ गया। तो बची ऑप्शंस ए एंड डी। तो एक में हम क्या कह रहे हैं कि लेवल कम हो रहा है, एक में हम कह रहे हैं कि लेवल ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला एक कैसे याद ही रखने वाला। दोनों में ज्यादा हो रहा है क्या? एक मिनट, इसका शायद ऐसे करना पड़ेगा कि वो अपनी टॉप पे आ गए तो उसका जो मैंने इसका सर वो खत्म हो जाएगा, तो वो ऊपर को चला जाएगा, जैसे हमने करवाया था। नहीं मेरे नहीं बात, मतलब 1 मिनट के लिए अगर हम उल्टा भी मान लें कि भी मान लेते हैं cos थीटा डोमिनेट करता है एस के कंपैरिजन में, कि हम ये मान लें कि लेवल बढ़ रहा है, तो भी ए और डी दोनों ही ठीक हो गए ना। किस तरह? हमें कौन सा कोई ट्यूब की हाइट्स दी हुई है, या क्या पता ऐसा हो रहा हो कि ट्यूब की लेंथ इनसफिशिएंट हो और वो ऊपर तक भी पहुंच रहा हो, है ना। पीछे क्या दिया इन्होंने? नहीं तो फिर डी भी ठीक है, मतलब सर इसमें तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होना शुरू हो गया। हाँ, फिगर से एक वो चीज देख लेते हैं क्लियरली कि, बट वो भी इतना क्लियर है नहीं, प्रॉपर नहीं है फिगर कि हम एंगल पे कमेंट कर पाए। ठीक है बच्चों, लीव इट। और बाकी तो हो गए ना। तो मैं हाँ जी, अगली क्लास में कर लोगे डिस्कस, दोबारा आने ग्राउंड तक नोटिस करके दोबारा नहीं हो पाएगा। चलो अगली बार करते हैं, फिर अच्छे से करना। ये वजह मैंने करेक्शन कराई हुई थी आपको, एक ये करेक्शन कर लो। वैसे थोड़ा ऑब्वियस है, मतलब बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है। आज बच्चों एक कोई और वायरस की म्यूटेशन की न्यूज है, बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब जो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन को फेल कर देगा, कोविड की म्यूटेशन। तो मतलब ग्लोबल वर्ल्ड वाइड बड़ा स्केयर है आज की, क्या होगा।
ठीक है बच्चों, फिर लिख लिया क्या? ये तो आपको देखते सारे पता चल जाएगा अगर क्या ये बढ़े आगे। ये ऐसा ही लग रहा है ना, पैटर्न ही है वो, मार्च के आसपास ज्यादा बढ़ जाता है कोविड हमेशा। ओके, तो लास्ट टाइम बच्चों हमने ये विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लिखा था, राइट? ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई, जहां पे डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई क्या होता है बच्चों? उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ फ्लो पे, कि भाई जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो कैसे फ्लो कर रहा है, लेक के अंदर कर रहा है, पाइप के अंदर कर रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, ईटा क्या चीज है? कोफिशिएंट। वो किस पे डिपेंड करेगा? लिक्विड पे। तो डिफरेंट लिक्विड्स विल हैव डिफरेंट कोफिशिएंट। सो वी कैन गेस कि जैसे बच्चे ग्लास में मान लो शहद हो, हमने उसको मिक्स करके छोड़ा हो, वर्सेस पानी है उसको मिक्स करके छोड़ा है, कौन सा जल्दी रेस्ट पे आ जाता है? हनी। तो वी कैन गेस कि हनी का कोफिशिएंट जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू वाटर, राइट? तो वो तो लिक्विड की प्रॉपर्टी है कोफिशिएंट। ए क्या है? एरिया, जिस भी एरिया पे फोर्स लग रही है। ये फोर्स एरिया के पैरेलल लगती है, परपेंडिकुलर? पैरेलल। तो इसको हम एक तरह से शियर फोर्स भी कह सकते हैं। फिर बच्चों मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये समझाई थी कि यहाँ पर ईटा की वैल्यू हमेशा पॉइज में दी होगी, लेकिन वो पॉइज जो होता है वो सीजीएस यूनिट होता है, तो आपने उसको एसआई में कन्वर्ट करना है। और वो कैसे कन्वर्ट होगा? 10 से डिवाइड करके, राइट? विस्कस फोर्स लिक्विड जो लगा है फ्रिक्शनल फोर्स है या फिर एक्शनल फोर्स है? विस्कस फोर्स जो लिक्विड की ही डिफरेंट लेयर्स के बीच में फोर्स है उसको कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स है दूसरा नाम। हाँ, फ्रिक्शन को दूसरा नाम देते हैं। बस जो मेजर फर्क है वो क्या है? फ्रिक्शन दो अलग अलग मटेरियल्स के बीच में लगती है, ये सेम मटेरियल में ही लग रही है। क्लियर सो फार? ओके, नेक्स्ट बच्चों इसमें आता है स्टोक्स लॉ। बच्चों सारे छोटे छोटे केसेस हैं, ठीक है? अब ये भी एक केस है फर्दर कि हमें ये तो समझ आ गया है कि लिक्विड में विस्कोसिटी होती है, राइट? तो स्टोक्स लॉ बात करता है कि अगर ऐसे एक स्फेरिकल बॉडी एक लिक्विड के अंदर गिर रही हो, ठीक है, तो अगर विस्कस लिक्विड है तो उस कारण से स्फेरिकल बॉल के ऊपर वेलोसिटी के ऑपोजिट फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन कह लो, विस्कस कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है? तो हमारे को जो पैरामीटर्स गिवन है वो है बॉडी की वेलोसिटी, बॉल का रेडियस आर, और लिक्विड का हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पता है, थीटा। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है कि जो विस्कस फोर्स लगेगी वो वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगी, ठीक है? तो विदाउट एनी प्रूफ इन दिस केस इट टर्न्स आउट कि जो विस्कस फोर्स आती है दैट इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। तो बच्चों ये आप सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हो और विस्कस लिक्विड के ऊपर होगा। तो जिसको हम डायमेंशनली भी निकाल सकते थे, बट वो 6 पाई नहीं आएगा उसमें। ठीक है, यहां से बच्चों हमें एक बात ये समझ आती है कि जैसे मान लो कोई बॉडी एयर के अंदर मूव करती है, तो जिसको हम एयर रेजिस्टेंस कहते हैं,
वो भी एक यही चीज ही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हर बॉडी स्फेरिकल नहीं होती, कुछ ना कोई और शेप होएगी, तो कुछ थोड़ा बहुत चेंज आता होगा इस फॉर्मूला में, राइट? तो वो भी मतलब सिमिलर लाइंस पे निकाली जा सकती है। सर मिस्टर फोर्स में इस केस में प्रेशर फोर्सेस भी काउंट होगी ना, दिस इज स्ट्रिक्टली ओनली विस्कस फोर्स। अभी हम अगला केस वही करने वाले हैं जहां प्रेशर फोर्सेस भी हम कंसिडर करेंगे। हमने यहाँ कोई इक्विलिब्रियम वगैरह की बात नहीं की है, हमने तो सिंपली ये कहा है कि हाँ भाई विस्कस फोर्स इतनी है, ठीक है? प्रेशर फोर्सेस अलग है, सरफेस टेंशन फोर्स भी अलग है अगर बाई चांस लग रही होती, ये तो सबसे अलग है। क्लियर ऑल? ओके, तो इससे हमें बस ये पता चल रहा है कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी जनरली V के प्रोपोर्शनल होती है। नहीं, ये पूरे मर्ज के लिए ही है। हाँ, कोई चक्कर नहीं, फिर बस वेलोसिटी के ऑपोजिट लगनी है ये फोर्स तो, ठीक है? यहाँ पे कोई इस बात की खास सिग्निफिकेंस नहीं है कि ये फोर्स ऊपर को लग रही है, हमें ऐसे समझना है कि दिस इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी। इसमें 5 की सिलेक्शन यहाँ तो वो ले ही नहीं सकते ना भाई, हम कौन सा वो फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ? यहाँ पे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट वगैरह निकाल ही नहीं सकते, टू कॉम्प्लेक्स। इसके लिए लिक्विड वेलोसिटी सेम होगी, लिक्विड वेलोसिटी का क्या है? कुछ नहीं, हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली जो लिक्विड का पार्ट सॉलिड को टच कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी भी होगी, बस, और कुछ नहीं कह सकते। लिक्विड में भी विस्कस फोर्स आ जाएगी इसके कारण। हाँ, उन सबका कंबाइंड इफेक्ट ही है ना। आप सोचो कि जो लिक्विड का पार्ट इसको जस्ट टच कर रहा है उसकी वेलोसिटी V होगी, उस कारण से उसके जो पीछे वाला लिक्विड है उस पे फोर्स लगा रहे हैं लिक्विड पार्टिकल्स, तो वो सब कुछ कर करा के ये नेट फोर्स बन रही है इस पे। एक पूरे लिक्विड बॉडी पे लगा रहा है फोर्स, एक लिक्विड लिक्विड में फोर्स होगी विस्कस फोर्स। ये हम लिक्विड और बॉडी वाली की बात नहीं कर रहे थे? हाँ, बट उसका रीजन तो वही है ना कि क्योंकि लिक्विड पे बाकी लिक्विड पार्टिकल्स भी लगा रहे हैं। बट ये है सिर्फ मैग्नीट्यूड इज द वो वाली फोर्स कर। हाँ, ये तो उसका है जो लिक्विड ने नेट सॉलिड पे लगाई, और इसमें हम मतलब कुछ भी वेरिएशन क्रिएट ही नहीं कर सकते, सीधा ही बता सकते हैं ये वाली। ठीक है बच्चों, मतलब इस पे क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए, क्योंकि कुछ टफ आ ही नहीं सकता इस पे। मतलब इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, बस प्रोपोर्शनैलिटी वाले कि आर चेंज कर दिया तो V को क्या होगा, एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल का क्या मतलब होता है? एंड, लास्ट। तो बच्चों क्या होता है, जिससे मान लो ऐसे कोई सॉलिड, ठीक है, कोई सॉलिड है, स्फेरिकल मान लेते हैं अभी के लिए, वो ऐसे एक विस्कस लिक्विड के अंदर गिर रहा है, ठीक है? मान लेते हैं कि जो डेंसिटी ऑफ बॉल है वो लिक्विड से ज्यादा है, तो इस सॉलिड के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? mg, विस्कस फोर्स जो हमने अभी पढ़ा, और जो हमने पहले पढ़ा था बॉइंट फोर्स, ये 3 फोर्सेस लगेंगी, ठीक है? मान लो जब मोशन जस्ट स्टार्ट हुई होगी, तो मतलब हमने क्योंकि ये अजम्पशन ले ली बच्चों, तो ये बात पक्का है कि mg बड़ा हो गया fb से। मान लो उसने अभी जस्ट स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे विस्कस फोर्स क्या होगी? जब बस रेस्ट से ड्रॉप किया मान लो हमने बॉडी को, 0 होगी, ठीक है? तो लेकिन नेट फोर्स डाउनवर्ड है, उस कारण से क्या हो रहा होगा? एक एक्सेलरेशन होगी नीचे को, तो नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ती जाएगी,
जैसे जैसे नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कस फोर्स बढ़ेगी, मानते हो? तो बच्चों उसके बाद धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा जब हमारी विस्कस फोर्स इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये दोनों फोर्सेस मिलकर इस फोर्स को बैलेंस कर देंगे, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो ऑब्वियसली उसके बाद एफ भी कांस्टेंट ही रहा, फिर उसमें चेंज ही नहीं आएगा, है ना? तो क्या होता है, जब कोई बॉडी ऐसे एक विस्कस लिक्विड के अंदर छोड़ दी, हमने फ्री फॉल में छोड़ दी, तो कुछ देर तक तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और फिर उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाती है और फिर वो बॉडी उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है, ठीक है? हेंस द नेम टर्मिनल, क्योंकि उसके बाद वो वेलोसिटी उसकी लास्ट वेलोसिटी है, उसमें चेंज नहीं आएगा चाहे बॉडी जितनी भी देर के लिए गिरे, ठीक है? हाँ, इस पूरी चीज में बस हमें ये बात इंश्योर करनी होती है कि बॉडी इतनी देर के लिए गिर जाए कि वो वाली वेलोसिटी अटेन हो जाए। ऐसा हो सकता है ना कि लिक्विड की इतनी डेप्थ ही ना हो कि वो वाली वेलोसिटी अटेन ही ना हो पाए। तो जनरली हमें फिनोमेना वही देखने को मिलता है जहां पे एक कोई बॉडी बहुत ज्यादा डेप्थ से गिर रही है, ठीक है? इसके कोई एग्जांपल सोचो। स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग में बच्चों क्या होता है, जैसे अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, स्काई डाइविंग में क्या होता है कि जब तो पर्सन जैसे मामले ने जंप मारी एरोप्लेन से, तो जो बिल्कुल शुरू का टाइम होता है तब तो उसकी स्पीड बढ़ रही होती है पर्सन की, ठीक है? तो वो मान लो कि थोड़ा अनकंफर्टेबल टाइम है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडीज एक्सेलरेशन को लेकर सेंसिटिव होती है, तो उस टाइम तो वी आर एक्सेलरेटिंग, तो दैट इज अ लिटिल अनकंफर्टेबल टाइम, बट थोड़ी देर बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो जाती है। तो वो तब हमारे को क्या लग रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी ह्यूमन बॉडी को फील ही नहीं होती। तो दैट इज द टाइम जब आपने देखा होगा कि वो हाथ पकड़ के पैर पकड़ के वो जो फॉर्मेशंस बन रही होती हैं सारी, वो सारी उसी ड्यूरेशन में बन रही होती हैं जब टर्मिनल वेलोसिटी होती है, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ करना बहुत आसान है, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? फिर जब काफी देर तक टर्मिनल रहती है, फिर जब जब काफी नीचे आ जाते हैं तब फिर वो क्या करते हैं, पैराशूट ओपन कर लेते हैं। पैराशूट से क्या हो गया, फिर ऑब्वियसली रिटार्डिंग फोर्स बढ़ गई, तो रिटार्ड करते करते इवेंचुअली हम जीरो वेलोसिटी से लैंड कर जाते हैं। आई बात समझ? और कोई एग्जांपल टर्मिनल वेलोसिटी का? सोचो कोई चीज बहुत दूर से गिर रही हो इन अ फ्लूइड। स्टेरॉइड्स एस्टेरॉइड्स में पॉसिबल है, बट एस्टेरॉइड्स में क्यों नहीं हम ये लगा सकते कि एस्टेरॉइड्स पहले से ही किसी वेलोसिटी से आ रहे होते हैं? ये हम किस केस की बात कर रहे हैं जहां पे मतलब रेस्ट से ही स्टार्ट हो? तो कोई एग्जांपल और? रेन ड्रॉप्स बच्चों, रेन ड्रॉप्स भी तो क्या है, एक लिक्विड ही है जो एयर के अंदर गिर रहा है। तो रेन ड्रॉप्स में भी ऐसा हो जाता है कि कुछ देर बाद टर्मिनल वेलोसिटी आ जाती है, इसीलिए मतलब जिस वेलोसिटी से रेन गिरती है इट इज वेरी स्मॉल, ठीक है? अदरवाइज अगर हम नॉर्मल √2gh वाले मेथड से निकालेंगे तो रेन की वेलोसिटी मतलब बहुत ज्यादा हो तो छेद कर दे वो जहां जहां गिरे। अंडरस्टूड? क्या हम यहाँ निकाल सकते हैं कि ये टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी फोर्स बैलेंस करके? बताओ, निकालो v की वैल्यू।
अच्छा, जो मैंने कल वो सरफेस टेंशन वाला कहा था एफबीडी बना के, वो किया था? जो लिक्विड का पार्ट राइज किया है कैपिलरी ट्यूब के अंदर, जो एच पार्ट का लिक्विड है, उसका एफबीडी बनाने को बोला था मैंने। जो बाद में राइज कर गया, एच हाइट तक चला गया, जो वो जो पतला सा लिक्विड बनेगा, उसका एफबीडी। किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन लिख के उसको वी डी वी बाई डी बाई लिख। हो गया बच्चों? तो आपने बस फोर्सेस बैलेंस करनी है, सारा कुछ करके आपका देखो ये बनना चाहिए बच्चों। इंटीग्रेशन तो उसके लिए, अगर मान लो हम ये निकालना चाहते थे कि कितने टाइम के बाद टर्मिनल वेलोसिटी आएगी या कितना डिस्टेंस गिरने के बाद टर्मिनल। तो उसका मतलब ये होगा ना कि अगर आपने लिक्विड के अंदर बॉडी को छोड़ा है तो बॉडी ऊपर को जा रही होगी।
तो ऊपर जाते जाते भी कुछ देर के बाद टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। नहीं, सरफेस से नहीं, उसका मीनिंग ये होगा कि आपने नीचे से छोड़ा। यहाँ सरफेस का कोई रोल नहीं है, यहाँ रोल तो सिर्फ इस बात का है कि रेस्ट से छोड़ना। हाँ, हाँ बच्चों आगे समझिए। इस केस में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जैसे यहाँ पे हम ड्राइव कर रहे हैं ना, तो भाई जैसे क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि इमेजिन करो कि भाई स्टोक्स लॉ में जो फोर्स आती है वो v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाए, ठीक है। तो बताओ टर्मिनल वेलोसिटी क्या आएगी? तो बस क्या चेंज आ जाएगा, बस यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है वहां v की जगह v स्क्वायर बन जाएगा, एंड एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। मतलब स्टोक्स लॉ कहाँ से आया है वो हम नहीं निकाल सकते, बट टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने डिराइव कर लिया, राइट। तो ये हमें आना चाहिए। बच्चों आगे समझिए सबको। तो इसके एक दो एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। ये करना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 4।
पहले हो गया बच्चों? इसमें फिर भी इन्होंने तो यहाँ लिख दिया 2 SI यूनिट्स ना, अगर पोएज में होता तो आपको पता ही है जो करना है। और दूसरा डन। थर्ड में से डायरेक्ट हो जाएगी। एक्चुअली ना वो मैनुअली हो रही है, उसका ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, तो इसलिए टाइम लग रहा है उसमें। मतलब आपका वहां पे नहीं चेंज होके आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो PDF में ही चेंज होके आएगा। ये भी ना बड़ा हर साल वेरी करता है सिस्टम। जैसे जनरली जेई में क्या होता है, अगर तो जैसे जेई में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कई बार तो इंटीजर टाइप ही आया है कि उन्होंने कहा है कि आंसर इज एन इंटीजर, तब तो ऑब्वियसली जो आंसर है वो सिंगल वो इंटीजर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। न्यूमेरिक में ऐसा होता है कि जैसे अगर आंसर पॉइंट्स में आ रहा हो तो जनरली वो थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं कि जैसे अगर आपका कहीं √2 है आया या कुछ ऐसी कैलकुलेशन आई तो वो सेकंड प्लेस पे एक आपको रेंज दे देंगे कि भाई जैसे मान लो किसी क्वेश्चन का आपका आंसर √2 आया, ठीक है, तो वो उसका आंसर जो आपको देंगे वो ऐसे दिया होगा कि 1.40 से लेके 1.42 तक सबको मार्क्स मिल जाएंगे, लाइक दिस, ठीक है। और जहाँ एग्जैक्ट है वहां तो एग्जैक्ट ही आना चाहिए। इस बार समहाउ दे वर वेरी लीनियंट, मतलब इस बार ऐसा था कि उन्होंने कि जिन क्वेश्चंस का आंसर इंटीजर भी आ रहा था, जैसे मान लो एग्जैक्ट 5 आ रहा है, वहां पर भी उन्होंने ऐसा कहा कि चलो कि 4.99 से लेके 5.01 तक कि जिसने जो भी आंसर दिया है कि वो सबको मार्क्स मिलेंगे। आई डोंट नो व्हाई, बट मतलब वो ठीक है कि मतलब मेन बात यह है कि अगर कोई कैलकुलेशन वाला है तो उतनी कोई राउंडिंग ऑफ वगैरह की टेंशन नहीं होती, अगर आपने थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट किया तो भी आपको मतलब मार्क्स मिल जाता है उसका। नहीं 2 तक, मतलब 2 तक भी आप करके अगर राउंड ऑफ कर दोगे उतने में हो जाता है काम। अगर 2 से करेंगे, मैं कैलकुलेशन किया था मैंने, तो उसमें 1.99 आंसर आता है। 3 से करेंगे तो 2.340 से फिर 1 आता है। सर ने आपसे 2 दिया होगा। अच्छा, तो ये इसमें जैसे आइडियली IIT में रेंज हो जाती है ऐसे क्वेश्चन। सर मैं 2.01 करे हम वो सब कैसे करते हैं। हाँ भाई हो गया 4th, क्या करना था इसमें? वॉल्यूम कंजर्व कर दो, वॉल्यूम कंजर्व करके नया रेडियस निकाल लो।
बाकी सब क्वांटिटीज तो सेम ही है, तो टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, बस। तो जो भी नया रेडियस आएगा उसके हिसाब से निकल आएगा। क्लियर बच्चों? ओके अच्छा, मैंने एक वीडियो दिखाता हूँ आपको जिसमें ये सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी बड़ी प्रोमिनेंटली दिखती है। ये हो गया सबका? और मैं चाहता हूँ कि साउंड वहां से आए जैसे उस दिन आ रही थी। क्या तरीका है इसका? कौन सा mic? एक मिनट। तो अभी तो कहीं से साउंड नहीं आ रही, राइट? चलो ऐसे ही देख लो। तो ये बच्चों तो बेसिकली क्या है कि दिस वीडियो इज बीइंग शॉट इनसाइड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये क्या करते हैं कि जो बाकी रिसर्च करते हैं वो तो होएगी, तो ये जैसे ग्रेविटी फ्री स्पेस हो गई, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ग्रेविटी फ्री स्पेस में एक तरह से करके दिखाते हैं। जैसे हम बहुत जगह बोल देते हैं ना कि विदाउट ग्रेविटी क्या होगा, तो उसको एक तरह से करके एक्चुअली दिखाते हैं कि आपको विजुअलाइज हो जाए चीजें।
तो एक तो आप ये देखो मुझे, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में जो ड्रॉपलेट बनता है तो बिल्कुल स्फेरिकल बनता है ना? तो ये देखो जो एडहेसिव कोर्सेस, तो कैसे ऐसा है कि एक मिनट, उनको दिख रहा है ऑनलाइन वालों को? The water is all over my hands. In fact, it rings out of the cloth into my तो hands. And ये if I just let के go of hands the देखो cloth आप, carefully, the water sort of has it stick to my hand. Okay, so the experiment worked beautifully. And the answer to the question is ये हुआ है तो क्यों, रीजन क्या हुआ उसका? ग्रेविटी है नहीं, तो जो वाटर की एडहेसिव फोर्स है उस कारण से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर उसकी फिंगर्स के साथ चिपका हुआ। water squeezes out of the cloth, and then because of the surface tension of the water, it actually runs along the surface of the cloth and then up into my hand, almost like you had Jello on your hands or gel on your hand, and it'll just stay there. Wonderful moisturizer on my hands. And the cloth doesn't really unravel itself. It just stays there floating like a dog's chew toy, soaking wet. Great experiment, worked perfectly. Meredith and Kendra, congratulations. Great idea. ओके बच्चों, तो ये चैप्टर हो गया अपना पूरा। आप केटीजी वाले नोट्स लाए हो? यस सर। मेरे पास आपके पास? नहीं है। ठीक है, कोई बात। कितनी देर पहले किया हुआ है केटीजी?
ओके तो बच्चों उस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। एक पार्ट तो है जहाँ पे आपने वो सारे लॉस किए हुए हैं पहले, पीवी इक्वल टू एनआरटी और वो ग्राम्स लॉ और ये सारा कुछ। वो जो ग्राम्स लॉ है वो फिजिक्स में नहीं होता। केमिस्ट्री में तो हमारे को बेसिकली वो पीवी इक्वल टू एनआरटी वाली इक्वेशन पता होनी चाहिए, राइट? तो एक क्वेश्चन बच्चों ट्राई करो उस पे बेस्ड। बच्चा 4th क्वेश्चन।
हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पी क्या किया? नहीं, तो ये हो गया, ये तो शायद नंबर ऑफ मोल्स का है। ये क्या किया फिर? नहीं। हाँ वैसे देखो क्या होता है, एक तो इस केस में ऑब्वियसली जब आप ये बीच वाला जो भी पार्टीशन है ये हटा दोगे तो सारे मिक्सचर का प्रेशर एक ही हो जाएगा और टेम्परेचर भी एक ही हो जाएगा, ठीक है? तो आपकी एक इक्वेशन तो आएगी जब आप नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व करोगे, तो उससे क्या बनी इक्वेशन? P1 by T1 plus P2 V2 by T2 is equal to P into V1 plus V2 by T। तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है? दूसरी इक्वेशन शायद आपको नहीं समझ आ रही है ना? क्या? एटम से कर दिया कि जितने एटम T2 के हैं, जितने T1 के हैं, उनका मीन आ जाएगा। No. आपने बच्चों केटीजी में इंटरनल एनर्जी जैसी कोई बात की है? मुझे हाँ मुझे दिखा नहीं वैसा कुछ। ठीक है, फिर नहीं होगा, इसमें इंटरनल एनर्जी वाला कंसेप्ट लगेगा।
ठीक है फिर तो ठीक है। ये एक इक्वेशन आपको लगानी आती है? आप सबको ये पता है कि आप इंडिविजुअली एक के ऊपर नहीं लगा सकते। ऑब्वियसली यू कुड नॉट हैव कंजर्व द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस कंटेनर अलोन। मोल्स तो इधर उधर हो ही सकते हैं, आप तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ही कंजर्व कर सकते हो, करेक्ट? ये करना बच्चों 8th क्वेश्चन। हो गया? इसमें क्या करना था? आपका एक तो प्रेशर वेरिएशन वाला क्वेश्चन कंसेप्ट लग जाएगा और दूसरा P1 V1 इक्वल टू P2 V2। लेट ऑल। कितने लोगों के पास नोट्स नहीं है केटीजी वाले? हाँ अभी घर पे तो होंगे ही, किसी के पास भी नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बच्चों आपने ऐसे करना है कि अगली क्लास में, हमारी क्लास शायद मंडे या ट्यूसडे जब भी होगी, मंडे ही होगी, आपने ये केटीजी वाला नोट्स रिवाइज करके आने हैं टिल रियल गैसेस, उससे पहले तक, ठीक है? उसमें जो शुरू वाला पार्ट है उसकी जरूरत नहीं है, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, मतलब आपने बेसिकली जहां से आपकी वो काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स शुरू हो रहे हैं वो वाला पार्ट, और फिर जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन, वो दो चीजों के आपने नोट्स पढ़ के आने हैं, ठीक है? मैं क्या करूंगा कि मैं आपके सामने कुछ कंसेप्ट्स का रिकैप लूंगा, ठीक है?
उसमें से मोस्टली 90-95% आपके वहाँ कवर्ड ही है। जो कुछ चीजें फिजिक्स के हिसाब से एक्स्ट्रा हमें चाहिए होंगी वो हम वहीं पे ऐड ऑन करते जाएंगे, ठीक है, ताकि एक ही जगह आपके कंसोलिडेटेड नोट्स बन जाए सारे केटीजी के। इसी में कर लेना चाहिए। 2-3 है तो उतने में तो हो जाएगा काम। नहीं तो अलग नोट कर लेना, और क्या, वो तो 2 पेजेस पे लिख के बीच में लगा लेना। उस पे क्या, थोड़े तो ज्यादा लगेंगे, हमें कुछ एग्जांपल्स भी लेने हैं जो डिफरेंट होंगे। 5 तो बहुत है। तो चलो फिर ब्रिंग सम 3-4 A4s एज वेल, ठीक है। हर कोई ले आना, नहीं लाए अगली क्लास में तो फिर आपकी प्रॉब्लम है, मैं तो बढ़ा दूंगा आगे, ठीक है। मैंने कहा कि एक तो नोट्स पढ़ के आने हैं और एक हर कोई 3-4 A4 शीट्स लेके आएगा ताकि आप उसमें एक्स्ट्रा लिख के साथ में लगा दें हम उसके, ठीक है। चलो फिर ठीक है, एंजॉय।